गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएवी ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक चल रहा था, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, और जो मेन टॉपिक की हम बात करें तो वो था फिजियोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख भू-आकृतिक प्रदेश। तो जिसमें हमने हिमालय, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान व द्वीप समूह में विभाजित किया था। तो सबसे प्रथम हिमालय, उसके बारे में हमने कंप्लीट स्टडी की। सेकंड जो पॉइंट था वो था उत्तर भारत का विशाल मैदान, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। इस पे हम चर्चा कर रहे थे। इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों ने इस विशाल मैदान का निर्माण किया है। जैसा कि आप जानते हो, जो भी नदी है वो पहाड़ी क्षेत्रों से अपने साथ बहुत भारी मात्रा में अवसाद लेके आती है, जलोढ़ लेके आती है, और जैसे ही मैदानी भाग में प्रवेश करेगी तो वहाँ उसका निक्षेप करना प्रारंभ कर देगी। क्यों? क्योंकि पहाड़ी ढालों पर उसका बहाव तेज होगा, और जैसे ही पिडमोंट एरिया में वो प्रवेश करेगी तो उसका बहाव कम होगा, तो उसकी भार वाहन क्षमता कम हो जाएगी। उस वजह से क्या है, भारी पदार्थों का वो वहाँ निक्षेप करना प्रारंभ कर देगी। तो इससे चार स्थलाकृतियाँ बनती हैं: भांबर, तराई प्रदेश, खादर, बांगर प्रदेश, और अंत में डेल्टा प्रदेश को हम भी उसमें शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले भांबर प्रदेश का निर्माण, जहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती है, बड़े बड़े चट्टानी अवशेष, कंकड़ पत्थर मिलते हैं। उसके पश्चात तराई प्रदेश, जहाँ नदियाँ पुनः दिखाई देना प्रारंभ करती है, और यह एक दलदली भूभाग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मिट्टी का जमाव है, बहुत महीन बारीक मिट्टी जमा होती है। उसके पश्चात बांगर, पुरातन जलोढ़ का जो क्षेत्र होता है वो बांगर कहलाता है, यानी कि वह क्षेत्र जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष न पहुँचे। और उसके पश्चात खादर प्रदेश, जहाँ हर वर्ष नवीन मिट्टी जमा होती रहती है बाढ़ के द्वारा, तो वो खादर प्रदेश कहलाता है। बांगर और खादर में इतना ही डिफरेंस है कि जिन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष नवीन मिट्टी आती है वो खादर कहलाते हैं, और जहाँ पुरातन मिट्टी है, पुरानी मिट्टी है, या 4-5 सालों में एक बार मिट्टी का जमाव होता है, वो बांगर प्रदेश कहलाता है। और अंत में नदी का जो मुहाना, जहाँ नदी मैदान समुद्र से प्रवेश में मिलती है, तो वहाँ छोटी छोटी अवनलिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो वो डेल्टा प्रदेश कहलाता है। तो जैसा कि आप जानते हो, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है, उसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। तो हमारा टॉपिक था द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसके बारे में हमने कुछ चर्चा की। अब इसी का कुछ भाग है रीजनल डिवीजन, प्रादेशिक विभाजन। पहले तो हमने देखा कि इस मैदान में नदियों द्वारा कौन कौन से क्षेत्रों का निर्माण किया गया: भांबर, तराई, बांगर, खादर और अंत में डेल्टा। अब इसका मैदान का प्रादेशिक विभाजन, रीजनल डिवीजन्स, की यह मैदान किन किन राज्यों में विभक्त है, किस क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। तो प्रादेशिक विभाजन के तौर पर जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम
पंजाब व हरियाणा का मैदान। द्वितीय, राजस्थान का मैदान या मरुस्थलीय मैदान। राजस्थान का मैदान या मरुस्थली मैदान। नंबर 3, गंगा का मैदान। और नंबर 4, असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। प्रादेशिक विभाजन में इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? फर्स्ट, पंजाब व हरियाणा का मैदान। सेकंड, राजस्थान का मैदान या मरुस्थली मैदान। थर्ड, गंगा का मैदान। और नंबर 4, ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान भी इसको हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट आता है पंजाब व हरियाणा का मैदान। पंजाब व हरियाणा का मैदान। तो इसकी बात करें तो इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा व दिल्ली तक है। इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा व दिल्ली तक है। और यह लगभग 1.75 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है, या इसका क्षेत्रफल कह सकते हैं कि पंजाब व हरियाणा के मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब बात आती है इसका नाम पंजाब। इसका नाम 5 नदियों से बना हुआ है। या ये कह सकते हैं 5 नदियों के प्रवाह के कारण इसका नाम पंजाब रखा गया है, क्योंकि फारसी भाषा में पानी को आब कहा जाता है। फारसी भाषा में पानी को क्या कहते हैं? आब। और पंजाब में 5 नदियां हैं, इसलिए पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब कहलाता है। कौन कौन सी नदियां हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। झेलम, व्यास, रावी, सतलुज, सतलज और चिनाब। ये 5 प्रमुख नदियां हैं जो पंजाब में बहती है। झेलम, व्यास, रावी, सतलुज और चिनाब। इसके क्षेत्र को पंजाब कहते हैं।
यह मैदान 640 किलोमीटर के विस्तार में है। इसका विस्तार कितना है? 640 किलोमीटर इसका कुल विस्तार है। अब बात आती है कि पंजाब में दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। दोआब यानी कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को। तो इस आधार पर यहां 5 आब निर्माण होते हैं। कौन कौन से हैं? यहां 5 आब का निर्माण होगा। सबसे पहले सिंधु व झेलम नदी, सिंधु व झेलम कैसे कि सबसे उत्तर में सिंधु, उसके पश्चात झेलम, फिर चिनाव, फिर रावी और फिर व्यास और सबसे लास्ट में दक्षिण में सतलुज नदी बहती है। तो सबसे पहले सिंधु व जो झेलम के बीच का जो भाग है उसको क्या कहते हैं? सिंधु सागर। सिंधु सागर दोआब भी कहते हैं। उसके पश्चात जो सेकंड है वो है झेलम व चिनाव नदी के बीच का भाग। तो ये कहलाता है जेंच दोआब। झेलम व चिनाव के बीच का भाग जेज दोआब कहलाता है। उसके पश्चात थर्ड चिनाव व रावी नदियों के जो बीच का भाग है वो कहलाता है रचना दोआब। चिनाव व रावी नदियों के बीच का भाग क्या कहलाएगा? रचना दोआब। उसके पश्चात नंबर 4 रावी व व्यास नदी के जो बीच का भाग है वो कहलाता है बारी दोआब। बारी दोआब। और लास्ट में व्यास और सतलुज नदी, व्यास व सतलुज नदी के बीच के भाग को बिस्ट दोआब कहा जाता है। बिस्ट दोआब। जैसा कि मैंने आपको बताया, पंजाब यानी कि 5 आब या 5 नदियों का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ इस भाग को जो नदियाँ प्रवाहित होती है उनमें 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब बोला जाता है। इस आधार पर यहाँ 5 आब का निर्माण होता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले सिंधु व झेलम नदी के बीच के भाग सिंधु सागर दोआब कहलाता है। उसके पश्चात नेक्स्ट झेलम व चिनाव नदी, इन दोनों के बीच का क्षेत्र जेंच दोआब कहलाता है। उसके पश्चात चिनाव व रावी नदियों के बीच का भाग रचना दोआब, रावी व व्यास नदियों के बीच का भाग बारी दोआब कहलाता है और लास्ट में व्यास व सतलुज नदी के बीच का भाग बिस्त दोआब कहलाता है। तो इस क्षेत्र में ये 5 आब बनते हैं और इन नदियों द्वारा प्रति वर्ष भारी मात्रा में जलोढ़ लाया जाता है अपने साथ और उसको इस मैदान में उसका निक्षेप कर दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ यह मैदान बहुत ही उपजाऊ मैदान कहलाता है। पंजाब व हरियाणा का जो मैदान है वो सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों की श्रेणी में आता है।
उसके पश्चात जो सेकंड अपना भाग है वो है राजस्थान का मैदान या मरुस्थलीय मैदान। सेकंड है राजस्थान का मैदान, इसको मरुस्थलीय मैदान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी राजस्थान है, वो एक मरुस्थल के रूप में विस्तृत है। यहाँ रेतीली मिट्टी के अधिक जमाव की वजह से यह क्षेत्र मरुस्थलीय है, इसलिए इसको मरुस्थल का मैदान भी कहते हैं। यह पंजाब के मैदान का दक्षिणवर्ती भाग है जो आगे चलकर राजस्थान के शुष्क मैदान में मिल जाता है। यह मैदान लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर और क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 2 लाख वर्ग किलोमीटर। 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला इस मैदान की पूर्वी सीमा बनाती है, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चात यह मैदान समाप्त हो जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ से ही समाप्त हो जाता है। इसकी जो सीमा रेखा है, पूर्वी सीमा, वो अरावली पर्वत द्वारा निर्धारित की गई है और यह मैदान एक ऊबड़ खाबड़ मैदान है और इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 325 मीटर इस मैदानी भाग की औसत ऊंचाई है, 325 मीटर। इसका विस्तार की बात करें तो यह अरावली के पश्चिम से लेकर पाकिस्तान तक इसकी सीमा बनती है। पाकिस्तान की सीमा तक इसकी सीमा बनती है और इस मैदानी भाग की प्रमुख नदी की बात करें तो लूनी नदी। लूनी नदी इस मैदानी भाग की प्रमुख नदी है। इसके अलावा यहाँ कुछ नमकीन झीलें हैं, यानी कि खारे पानी की झीलें हैं। कौन कौन सी है? सांबर झील, डीडवाना झील, पंचपदरा झील और लूणकरणसर। ये प्रमुख यहाँ की खारे पानी की झीलें हैं। सांबर, डीडवाना, पंचपदरा, लूणकरणसर इस क्षेत्र की प्रमुख झीलें हैं। उसके अलावा रेतीली मिट्टी होने के कारण यहाँ मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में कठोरपन कम होता है, मुलायम होती है और रेगिस्तान भाग होने की वजह से यहाँ हवा बहुत तेज गति से चलती है, जिससे यहाँ कुछ स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है, जैसे वातगर्त, छत्रकशिला, बरखान आदि पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का यहाँ निर्माण होता है। भूस्तंभ जैसी स्थलाकृतियाँ पवन द्वारा बनती रहती है। इसके पश्चात नेक्स्ट आता है गंगा का मैदान। रीजनल डिवीजन के अंतर्गत जो थर्ड पार्ट है वो है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान
गंगा प्लेन्स, अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार उत्तरी मैदान का मध्यवर्ती भाग है और यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में इसका विस्तार मिलता है। यह गंगा यमुना नदी, रामगंगा, घाघरा, गोमती और गंडक नदी तथा प्रायद्वीपीय भारत से चंबल, बेतवा, केन और सोन नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से इस मैदान का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ जितने भी जमाव है वो खादर भूभाग या खादर प्रदेश का भाग कहलाता है। प्रति वर्ष नवीन जलोढ़ यहाँ जमा होता रहता है। अध्ययन की दृष्टि से इस भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो सबसे पहले ऊपरी गंगा का मैदान, इसकी बात करें तो यह शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण व प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। उत्तर में शिवालिक श्रेणी और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार मिलता है। यहाँ गंगा, यमुना, रामगंगा आदि नदियां प्रवाहित होती है। आदि नदियां इस भाग में प्रवाहित होती है। उसके पश्चात सेकंड मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा मैदान की बात करें तो यह अवध से लेकर मगध तक पूर्वी यूपी व बिहार में अवस्थित है। अवध से लेकर मगध तक इसका विस्तार पूर्वी यूपी और बिहार में है। इस क्षेत्र में गंगा और उसकी सहायक नदियां जैसे गोमती, गंगा और उसकी सहायक नदियां गोमती, घाघरा, बेतवा, गंडक, व कोसी नदियां इस मैदान में प्रवाहित होती है। कोसी नदी को जैसे कि आप जानते हो बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। इस भूभाग में खादर भूमि की अधिकता रहती है। खादर भूमि यानी कि प्रति वर्ष नवीन जलोढ़ों का यहाँ जमाव होता रहता है। उसके पश्चात नेक्स्ट है निम्न गंगा का मैदान। इसका विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य में है। वेस्ट बंगाल में निम्न गंगा मैदान का विस्तार मिलता है और यहां तीस्ता व जल ढाका नदियां प्रवाहित होती है। तीस्ता व जल ढाका नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है और इस मैदान के मध्य में टीले पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में चर कहा जाता है। यानी कि निम्न गंगा के मैदान में कुछ एक स्थानों पर मिट्टी के टीले पाए जाते हैं जिनको स्थानीय भाषा में चर कहा जाता है। और उसके पश्चात नंबर 4 पार्ट आता है असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान।
नंबर 4 असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदानी भाग हिमालय व शिलोंग के पठार के मध्य है। इसका विस्तार हिमालय व शिलोंग के पठार के मध्य इसका विस्तार मिलता है और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। इस मैदान में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। जैसा कि आप जानते हो, ब्रह्मपुत्र नदी को कई उपनामों से जाना जाता है। जैसे तिब्बत के पठार में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो, जांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी कहते हैं। असम में यह ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। धुबरी से लेकर गंगा के मिलन स्तर पर इसको जमुना नदी कहा जाता है। यानी कि धुबरी से प्रारंभ होने के पश्चात और गंगा नदी जहाँ तक मिलती है उस भाग को जमुना नदी कहा जाता है। और गंगा नदी के मिलन स्थल से लेकर सूरमा नदी के मिलन बिंदु के मध्य इसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी भाग में इसको मेघना नदी कहते हैं। जहाँ ये समुद्र में विलीन होती है, डेल्टा बनाती है, वहाँ इसको मेघना नदी कहते हैं। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को कई उपनामों से भी जानते हैं। दूसरा, ब्रह्मपुत्र का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसके नदी के बीच एक नदी द्वीप स्थित है जिसका नाम है मांजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड है, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित किया जाता है। असम में इस मैदान की लंबाई 90 से 100 किलोमीटर के बीच है। इस मैदान की लंबाई जो असम में चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर के बीच असम के मैदान की चौड़ाई है। तो ये था रीजनल डिविजन्स, प्रादेशिक विभाजन किसका? उत्तरी भारत के विशाल मैदान का, जिसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पंजाब व हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा के मैदान को 3 भागों में, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा और निम्न गंगा के मैदान में विभाजित किया गया है। तो इसके साथ हमारा जो भारत के भूआकृतिक प्रदेशों का जो सेकंड पार्ट था, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम हमारी नेक्स्ट ई लर्निंग क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।